अगर आप आजाद सोच रखते हो, आपकी सोच जो है वो किसी भी धर्म की बेड़ियों में बंधी हुई नहीं है, आप एक आजाद सोच के मालिक हो, तो आपको स्टोरी ऑफ करबला जानना बहुत जरूरी है। ट्रेजेडी ऑफ करबला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अगर आप इंसानियत में भरोसा रखते हो तो। आमतौर से जब हम देखते हैं अपने आसपास की मुहर्रम हो रहा है, कुछ मुहर्रम है, तो हम लोगों को आमतौर से जो पता है वो ये पता है कि मुहर्रम इज अ माउनिंग इवेंट। मुस्लिम्स जो होते हैं वो माउन करते हैं, गम मनाते हैं। किसका गम मनाते हैं? इमाम हुसैन का। ओके ठीक है। हु इज इमाम हुसैन? ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। क्यों उनका गम मनाते हैं? क्योंकि उनको, ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को, इमाम हुसैन को बैटल ऑफ करबला में ब्रूटली एक आर्मी द्वारा पूरा मर्डर कर दिया गया, किल कर दिया गया, स्लॉटर कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को, 2-2 3-3 साल के बच्चों को नहीं बख्शा गया, सबको स्लॉटर कर दिया गया। ठीक है, प्रॉफिट के ग्रैंडसन को मर्डर कर दिया गया। किसने किया? मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ने किया, जी हाँ, मुस्लिम्स ने किया। मुस्लिम्स ने अपने ही प्रॉफिट के ग्रैंडसन को और उनकी पूरी फैमिली को, इवन 6 महीने के बच्चे को स्लॉटर कर दिया। क्यों किया ऐसा? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर से यहाँ पे जब भी हम ये बैटल ऑफ करबला या इस मुहर्रम वाले इवेंट के बारे में बात करते हैं, तो आमतौर से जो लोग हैं उनको ये लगता है कि इमाम हुसैन एंड हिज अपोनेंट दैट यजीद, इनका आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जिसके चक्कर में ये पूरा इवेंट ऑकर हुआ। ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत लंबी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, जिसकी वजह से ये पूरा करबला का मामला ऑकर हुआ है। तो आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बैकग्राउंड में पूरे क्या इवेंट्स थे और ये बैटल ऑफ करबला क्यों हुई, जहां पे मुस्लिम्स ने अपने ही प्रॉफिट के ग्रैंडसन को और उनकी पूरी फैमिली को मर्डर कर दिया। और नॉर्मल मर्डर नहीं किया, ब्रूटली मर्डर किया। 3 दिन भूखा प्यासा रखा, उसके बाद मर्डर किया। छोटे छोटे बच्चों को प्यासा रख रख के मार डाला गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा जो गेम शुरू होता है वो शुरू होता है प्रॉफिट मोहम्मद के डिमाइज से। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि भाई मैं ब्राह्मण फैमिली का बच्चा हूं। मैं आई वाज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। तो मेरा ना तो सुन्नी कम्युनिटी से कोई खास लेना देना है, ना शिया कम्युनिटी के साथ कोई खास लेना देना है। मैं एक थर्ड पर्सन होके इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी स्टोरी मैंने जानी है, जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, उसके हिसाब से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे करेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी गलती को मानूंगा और उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि पूरा इवेंट जो है वो शुरू कैसे हुआ। तो ये सारा तामझाम शुरू होता है प्रॉफिट मोहम्मद के डिमाइज से। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद का डिमाइज कब हुआ भैया? तो ये पूरा इवेंट जो शुरू होता है किससे शुरू होता है? प्रॉफिट मोहम्मद के डिमाइज से। प्रॉफिट मोहम्मद का डिमाइज होता है 10th हिजरी में, 10th या 11th हिजरी में, नॉट एग्जैक्ट 10th या 11th हिजरी में। फिलहाल के लिए हम 10th हिजरी मान के चलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि 10th हिजरी में प्रॉफिट मोहम्मद का डिमाइज हुआ है, 10th या 11th में। चलो सेफ्टी के लिए दोनों ले लेते हैं, 10th या 11th हिजरी के अंदर। व्हाट इज हिजरी? हिजरी जो है वो इस्लामिक कैलेंडर है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर को हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं, और नॉर्मल जो हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी आइडिया आपको देते चलूंगा। 10th या 11th हिजरी जो है वो 632 सीई है, यानी एडी, सी एडी, यानी आज जो हम 2025 एडी में ना, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अभी 1447 हिजरी चल रही है। ठीक है, तो जब 632 एडी था और 10th ऑफ हिजरी, 10th या 11th हिजरी चल रही थी, उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद का क्या हो गया? डिमाइस हो गया, यानी प्रॉफिट मोहम्मद दुनिया से चले गए। अब जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहां पे केओस हो गया कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद हु विल रूल दिस एंटायर कम्युनिटी एंड दिस एंटायर मुस्लिम नेशन। तो मुस्लिम्स के बीच में क्या अभी पंगा चल रहा था। यहाँ पे भी हम समझेंगे कि कैसे जो है ये शिया और सुन्नी स्प्लिट हुए और कैसे इनका पूरा मामला शुरू हुआ। तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो है जब उनका डिमाइस हो गया तो मुस्लिम्स 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए। एक है शिया पार्ट और एक है सुन्नी पार्ट, जो आमतौर से आप लोग सुनते हो कि शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू शिया मुस्लिम्स एंड द सुन्नी मुस्लिम्स? तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू सुन्नी मुस्लिम्स, जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद फर्स्ट खलीफा यानी जो फर्स्ट रूलर जो बनेंगे वो हैं हजरत अबू बकर। उनका नाम है हजरत अबू बकर।
अबू बकर के बाद जो बनेंगे उनका नाम है हजरत उमर, ठीक है, और उमर के बाद जो बनेंगे उनका नाम है हजरत उस्मान, और उस्मान के बाद जो चौथे नंबर पे आएंगे उनका नाम है हजरत अली, ठीक है। ये लोग यहाँ पे हजरत अली को चौथे नंबर पे मानते हैं, लेकिन जो शिया ग्रुप है वो कहता है कि भाई हजरत अली जो है वो फर्स्ट खलीफा होने चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद के बाद। तो इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो जो शिया कम्युनिटी है वो ये कहती है कि हजरत अली फर्स्ट खलीफा इसलिए होने चाहिए क्योंकि देयर इज अ इवेंट कॉल्ड गदीर अल खुम, ठीक है, ये एक अलग इवेंट है जिसको हम गदीर अल खुम कहते हैं। गदीर अल खुम, गदीर अल खुम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने ऑलरेडी अपना सक्सेसर जो है वो अनाउंस कर दिया था कि आफ्टर मी अली विल बी योर सक्सेसर, योर लीडर, अली इज माय सक्सेसर एंड आफ्टर मी व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड, जब मेरा डिमाइस हो जाएगा तो मेरे बाद मुस्लिम पूरे इस नेशन को या मुस्लिम उम्मत को कौन लीड करेगा? अली लीड करेंगे, ठीक है। वो एक बहुत फेमस हदीस भी है ना, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, इस तरीके से कि जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं जो मुझे अपना लीडर समझता है वो अली को भी अपना लीडर मानेगा। तो शिया ग्रुप जो है वो ये कहता है कि गदीर अल खुम में क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने ऑलरेडी हजरत अली को अपना सक्सेसर अनाउंस कर दिया था, तो हम हजरत अली को ही प्रॉफिट मोहम्मद के बाद फर्स्ट खलीफा मानेंगे। इसीलिए वो अपनी अजान जो होती है वो उसके अंदर बिला फसल करके ऐसे कोई सेंटेंस भी ऐड करते हैं कि खलीफा अली बिला फसल, इस तरीके से कुछ होता है मामला। और सुन्नी जो ग्रुप है वो ये कहता है कि नहीं भाई, ये जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद सक्सेसर वाला मामला है ये पॉलिटिकली किया जाएगा, डेमोक्रेसी से किया जाएगा, वोट के तरीके से किया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है, शिया जो ग्रुप है वो ये कहता है कि भाई ये हजरत अबू बकर का जो आप सक्सेशन बता रहे हो कि जब ये खलीफा बने, आप ठीक है आप बोल रहे हो पॉलिटिकल वो बनेगा, लेकिन हजरत अबू बकर तो पॉलिटिकल नहीं बने, ये तो आपने प्रॉफिट मोहम्मद का डिमाइस था और सब मामला चल रहा था और ऑल ऑफ सडन आप लोग पता नहीं कहां से इनको लेके आ गए, खलीफा बना लिया। ये बाय द वे ये सब लोग जो है प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस हैं। अब खुद हजरत अली ने जो है वो प्रॉफिट ये हजरत अबू बकर की बैयत यानी उनको अपना लीडर नहीं माना था काफी टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। हजरत अली ने खुद वेरी फर्स्ट और एकदम इनिशियली हजरत अबू बकर को जो है वो एज अ मुस्लिम खलीफा एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उसी चीज को लेके जो है वो शिया पार्टी ये कहती है, शिया ग्रुप ये कहता है कि भाई हजरत अली ने खुद बहुत टाइम तक नहीं एक्सेप्ट किया था, तो ये कहते हैं कि लेकिन बाद में तो एक्सेप्ट किया था। तो उसके पीछे एक अलग पूरा रीजन है कि हजरत अली ये नहीं चाहते थे कि भाई दुनिया में और भी जो दूसरी हुकूमत है लाइक पर्शियन एम्पायर है और रोमन एम्पायर है, वो लोग इस्लामिक वर्ल्ड पे अटैक ना करें, हमारे आपस में डिसयूनिटी को देख के, तो एक यूनिटी बनाए रखने के लिए बाद में हजरत अली ने हजरत अबू बकर को जो है वो अपना लीडर मान लिया कि चलो भैया ठीक है खत्म करते हैं, आप ही लीडर हो, ठीक है जाओ खुश हो जाओ, इस तरीके से। ये शिया ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, तो अब जो सुन्नी ग्रुप है वो कहता है कि भाई खलीफा कैसे चुना जाएगा, वो वोट बैंक से चुना जाएगा। लेकिन फिर पंगा ये आ जाता है कि हजरत अबू बकर के बाद, अच्छा हजरत अबू बकर जो है वो 10th ऑफ हिजरी में या 11th ऑफ हिजरी में खलीफा बने और 2 साल तक ये खलीफा रहे, यानी 13th हिजरी तक इनकी खिलाफत रही, तब तक ये जिंदा थे। उसके बाद इनको कुछ बीमारी हुई या कुछ बुखार वगैरह जो भी एक कोई एक अनसर्टन इवेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी भी डेथ हो गई। तो अब 13th हिजरी में तो हजरत अबू बकर चले गए, तो अब फिर इस्लामिक वर्ल्ड में पंगा चल रहा है कि अब कौन बनेगा खलीफा, तो फिर हजरत उमर बन गए, ठीक है 13th हिजरी में, और इन्होंने हुकूमत की 10 साल तक यानी 23rd हिजरी तक, ठीक है 23rd ऑफ हिजरी तक इन्होंने 10 साल हुकूमत की। लेकिन अब शिया ग्रुप का फिर से ये काउंटर आ जाता है कि भाई आप लोग पहले कह रहे थे कि पॉलिटिकली बनेगा जो है वो खलीफा, वोट से बनेगा, बट हजरत उमर के केस में आप लोगों ने ये किया नहीं, आप लोगों ने जो है वो वोटिंग नहीं की, आपने सीधा ये कहा कि हजरत अबू बकर जो है उन्होंने पहले ही मरने से पहले विल दे दी थी कि मेरे बाद खलीफा कौन बनेगा, उमर बनेगा। तो हजरत उमर तो डायरेक्ट जो है वो विल से बन रहे हैं, आपका तो पहला जो काउंटर था वही गड़बड़ हो गया, ऐसा शिया ग्रुप इनको कहता है। बट ये कहते हैं नहीं, हम हजरत अबू बकर की जो है वो विल का मान रखेंगे, उन्होंने कह दिया है मेरे बाद जो है हजरत उमर बनेंगे तो हम मान रहे हैं हजरत उमर को, ठीक है कोई बात नहीं। फिर 23rd हिजरी में हजरत उमर का असैसिनेशन हो गया। अबू लुलू नाम का एक आदमी था, उसने हजरत अबू उमर को जो है वो, अबू लुलू नाम का एक आदमी था, इस्लामिक वर्ल्ड में अबू यानी बाप, तो अबू लुलू यानी लुलू का बाप, अबू लुलू नाम का एक आदमी था जिसने हजरत उमर को मर्डर कर दिया और इनका जो है वो पूरा मामला
समाप्त हो गया। अब इनके बाद जो है किसकी बारी आई, हजरत उस्मान की बारी आई। इनके केस में भी वही हुआ कि आप लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकली डेमोक्रेसी होगी, वोट दिया जाएगा, लेकिन हजरत उस्मान का मामला भी जो है वो आप हजरत उमर की तरह, हजरत उमर मरने से पहले जो है वो विल लिख रहे हैं कि मेरे बाद उस्मान खलीफा बनेंगे, तो फिर से आपने ये कर दिया। तो शिया ग्रुप जो है इनको भी नहीं एक्सेप्ट करता है, कहता नहीं हम इनकी भी खिलाफत नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से फर्स्ट खलीफा हजरत अली होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों की जो खिलाफत है वो लेजिटिमेट नहीं है, ऐसा शिया ग्रुप का कहना है। अब हजरत उस्मान की जो है 23 से लेके 35 हिजरी तक इनकी खिलाफत रही, ठीक है, 35 हिजरी तक। 35 हिजरी में फिर इनको क्या हुआ, ये कैसे दुनिया से गए, इनके ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, इनको भी अननोन लोगों ने, कुछ अननोन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ने, इनका मर्डर किसने किया वो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ अननोन ग्रुप था जिसने इनको असैसिनेट कर दिया, इनका भी मर्डर कर दिया। अब बारी आती है हजरत अली की। तो अब इनके बाद वाकई हजरत अली और कुछ लोगों के बीच में जो है वो वोट वाला सिस्टम हुआ, तो हजरत अली गॉट द मोस्ट ऑफ द वोट, तो ये चौथे खलीफा बन गए। तो यहाँ पे इन दोनों लोग हजरत अली को अपना अपना खलीफा मानते हैं, बट ये लोग फोर्थ मानते हैं और ये लोग फर्स्ट मानते हैं। ये बचे हुए 3 खलीफा को खलीफा एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रॉफिट ने ऑलरेडी जब बता दिया था, तो फिर आप प्रॉफिट के मर्जी के खिलाफ क्यों जाके ये सब मामला कर रहे हो, ठीक है। तो 35 में जो है वो हजरत अली खलीफा बनते हैं और 4 साल के आसपास इनकी हुकूमत रहती है 40 हिजरी तक, ठीक है। फिर 40 हिजरी में हजरत अली को भी जो है वो शहीद कर दिया जाता है, उनको भी जो है वो फजर की नमाज, यानी जो अर्ली इन द मॉर्निंग वाली नमाज होती है, वो नमाज पढ़ने गए थे, तो उनको भी एक आदमी ने आके जो है वो मर्डर कर दिया। अभी वो क्या हुआ कैसे हुआ वो भी हम समझेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में अभी भी और भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो लोग ये सब पूरा गेम कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 हिजरी में इनको भी जो है एक आदमी ने मर्डर कर दिया, तो इनका ये मामला हो गया, चलो भैया इनका ये हो गया। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जब हजरत अली खलीफा बने थे, तो हजरत अली को मर्डर क्यों किया गया। हजरत अली के खलीफा बनने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में 2 स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका नाम है मुआविया, ठीक है, हजरत मुआविया। ये प्रॉफिट मोहम्मद के एक कंपेनियन है, प्रॉफिट मोहम्मद के एक कंपेनियन है। जिस वक्त हजरत अली जो है वो खलीफा बने, उस वक्त ये थे गवर्नर ऑफ शाम, गवर्नर ऑफ डेमस्कस, ठीक है। ये गवर्नर थे एक इलाके के, वहां पे आज के टाइम पे जो सीरिया है, उस टाइम पे ये वहां के गवर्नर थे। और हजरत अली ने जो है वो अपनी दारुल खिलाफा यानी अपनी कैपिटल मदीना से शिफ्ट कर ली थी कूफा। वो अभी मैं आपको मैप में समझाऊंगा कि ये पूरा क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्रोनोलॉजी कैसे बैटल ऑफ करबला तक पहुंची और कैसे पूरा मामला हुआ। तो अब ये जो हजरत मुआविया साहब हैं, इनका ये कहना था कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता, आई डोंट एक्सेप्ट अली एज अ खलीफा, मैं अली को खलीफा नहीं मानता, मैं खुद बनूंगा खलीफा। अच्छा क्यों नहीं मानते, ये बोले कि हजरत उस्मान के आप खलीफा बन गए, लेकिन आपने हजरत उस्मान के जो है वो मर्डरर्स को ढूंढा नहीं, वो लोग अभी भी अननोन है और उनकी कोई सजा नहीं हो रही है, ऐसा चलता रहेगा तब तो फिर कैसे चलेगा। खैर, हजरत अली को जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम था इब्ने मुलजिम, इब्ने मुलजिम, अबू मतलब बाप होता है, इब्ने मतलब बेटा होता है, तो मुलजिम का बेटा, ठीक है। इब्ने मुलजिम नाम के एक शख्स ने हजरत अली को जो है वो मर्डर कर दिया। अब यहाँ मतलब मर्डर होने से पहले ये जो मुआविया साहब है ये कह रहे हैं कि मैं अली को अपना खलीफा नहीं मानता और मैं अपनी गवर्नमेंट अलग से चलाऊंगा। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हजरत उस्मान के कातिलों का अभी तक आपने बदला नहीं लिया है, तो इसके वजह से जो है मैं आपको खलीफा वलीफा नहीं मानता हूँ, आप जाओ आपको जो करना है करो, मैं अपना अपना खुद देखूंगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपस में जो है थोड़ा सा पंगा हो गया। उसके वजह से 37 हिजरी में, ये 35 हिजरी से 40 हिजरी तक हजरत अली की हुकूमत है। इसके बीच में 37 हिजरी के अंदर एक जंग होती है इन दोनों के अंदर, हजरत अली में और मुआविया में, जिसको कहते हैं जंगे सिफ़ीन, जिसको क्या कहते हैं, जंगे सिफ़ीन। और ये जंग हजरत अली जीत गए जो है वो, क्योंकि वो काफी बहादुर थे, वो काफी अच्छे फाइटर थे। इस्लामिक जितनी भी जंगें हुई हैं उन सब में हजरत अली का बहुत बड़ा रोल रहा है, वो काफी अच्छे फाइटर थे, काफी अच्छे फिलोसोफर थे, काफी अच्छे राइटर थे, काफी अच्छे, मतलब हर चीज में वो जिंदगी के हर पहलू में इस इंसान ने झंडे गाड़े हुए थे, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। तो ये जंग भी ये जीत गए हजरत अली। तो लेकिन ये जो हजरत मुआविया आई हैं, अभी तक हजरत अली को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे हजरत अली नहीं चाहिए,
तो यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत लंबी एक कहानी चलती है कि अब हजरत माविया को ये था कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता और मैं खुद खलीफा बनना चाहता हूँ, मुझे खुद ही खलीफा बनना है, मैं क्यों हजरत अली को मानूं, नहीं मैं खलीफा बनूंगा, पूरी ये हुकूमत जो है वो मुझे खुद चाहिए। किसको चाहिए? माविया साहब को। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? अब देखो, जब तक हजरत अली हैं, जिंदा है, तब तक तो उनसे खिलाफत मिलने से रही, क्योंकि ही वॉज अ स्कॉलर, वो बहुत स्मार्ट आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत हर चीज में वो बहुत, इनको 100% सरपास कर सकते थे हजरत अली, चाहे वो बैटल ग्राउंड हो, चाहे वो नॉलेज वाली ग्राउंड हो, कोई भी मामला हो, ये भाई साहब हजरत अली के दूर दूर तक कोई जीरो कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन ये बड़े अच्छे चालबाज थे, मतलब प्लानिंग्स बहुत खतरनाक करते थे। तो ये अभी ये प्रूवन तो नहीं है, बट शिया ग्रुप ये मानता है कि हजरत अली का मर्डर जो है वो इब्ने मुलजिम के जरिए हजरत माविया ने ही करवाया था। ये कोई अभी देखो, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता, मैं हिस्ट्री में था नहीं, लेकिन जो स्टोरी मैंने पता की है मेरे हिसाब से वो यही पता चला है मुझे कि हजरत अली के मर्डर में जनाब माविया साहब का हाथ कुछ हद तक था, उनको जो है वो मर्डर करवाने में, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये एक बार हटे खिलाफत से तो ये पूरी हुकूमत फिर मुझे मिले, ठीक है। लेकिन जब हजरत अली का मर्डर हुआ 40 हिजरी में, तो डायरेक्ट हजरत माविया को हुकूमत मिली नहीं। हजरत अली के दो बेटे थे, एक बड़े बेटे जिनका नाम है हसन, और छोटे वाले बेटे जिनका जो असैसिनेशन करबला में हुआ है उनका नाम है हुसैन, ठीक है। तो ये जो इन दोनों को इमाम करके बुलाया जाता है, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये जो दोनों है हजरत अली के दो बेटे हैं, जिसमें से हजरत हसन जो है वो बड़े बेटे हैं और हजरत हुसैन जो है वो छोटे वाले बेटे हैं। तो अब अरब में ये बाय डिफॉल्ट एक रूल था कि जो बड़ा बेटा होता था वो बाप की शहादत के बाद या बाप की वफात के बाद, वफात यानी डिमाइस, बाप के दुनिया से गुजरने के बाद उनका जो भी वर्क अपॉन है वो बड़े बेटे के सर पे आता था। तो अब क्योंकि हजरत अली जिस वक्त उनका मर्डर किया गया वो खुद खलीफा थे, तो उनका पूरा वर्क अपॉन किसके ऊपर आ गया? हजरत हसन के पास, तो ये बन गए खलीफा, ठीक है। अब ये भाई साहब को जो है ये हजरत हसन भी नहीं चाहिए थे, इनका ये था कि यार मैंने तो सोचा था कि हजरत अली का काम खत्म हुए तो जो है वो फिर उसके बाद मैं बनूं खलीफा, लेकिन यहाँ तो बीच में हजरत हसन आ गए, और अगर हजरत हसन का कुछ हो जाए तो फिर साथ में हजरत हुसैन भी हैं, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने मतलब बहुत हंगामा मचाया, हजरत हसन के और हजरत माविया के बीच में भी बड़ी तकरार हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुए। ये 4 महीने तक खलीफा थे, ये 40 हिजरी में खलीफा बने और 40 हिजरी तक ही रहे, ठीक है। वही हजरत अली जब 40 हिजरी में उनका डिमाइस हुआ, यानी उनकी शहादत हुई, उनको मर्डर किया गया, ये इब्ने मुलजिम ने किया, तो 40 हिजरी में ही 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए हजरत हसन जो है वो ओनली फॉर द 4 मंथ्स, ये 4 महीने के लिए जो है ये खलीफा रहे। फिर अब क्योंकि इतना केओस हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि हजरत हसन ने जो है वो हजरत माविया से सीधा पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, व्हाट द हेल यू वांट, इतना आप हंगामा मचा करके आप चाहते क्या हो। तो तब इन्होंने जो है असली दिल की बात बताई कि मैं हुकूमत चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की हुकूमत मुझे मिले। तो हजरत हसन ने यानी इमाम हसन ने फिर कहा कि देखो यार, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी अभी जो है वो 30-40 साल भी नहीं हुए हैं प्रॉफिट के जो है वो डिमाइस को, और उसके बाद अगर 30 और 40 साल के अंदर इस्लामिक हुकूमत इतनी इनस्टेबल हो जाएगी तो जो दूसरी रोमन एम्पायर है और जो दूसरे पर्शियन एम्पायर है वो तो हमको कच्चा चबा जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा हंगामा हो जाएगा, आसपास जो दुनिया में बड़ी बड़ी दूसरी एम्पायर्स हैं वो सब हमको खत्म कर देंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए और आम जो जनता है उनका मर्डर ना हो, उनकी जान का सौदा ना हो, इन चीजों को संभाल के रखने के लिए इमाम हसन ने माविया साहब के साथ क्या कर ली? ट्रीटी कर ली, समझौता कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप किंग बनना चाहते हो, यू वांट टू बी द रूलर, यू वांट टू बी द खलीफा, ओके नो वरीज, यू बिकम द खलीफा। तो 40 हिजरी में इमाम हसन जो है वो इनको खलीफा बनाने की अथॉरिटी दे देते हैं, अपनी खिलाफत की गद्दी छोड़ देते हैं जो उनके डैडी के मर्डर की वजह से उनको ट्रांसफर हुई थी, ये एक ट्रीटी के अंदर हजरत माविया को हैंड ओवर कर देते हैं कि ठीक है। अब वो ट्रीटी ये थी, उस ट्रीटी के अंदर इमाम हसन ने कुछ 10 कंडीशंस रखी थी। 10 कंडीशंस ये थी कि जो मेरे नाना ने, ये प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो इनके नाना है, हसन और हुसैन के नाना है और हजरत अली के ससुर है, ठीक है, हजरत अली के वो ससुर साहब हैं और हजरत अली उनकी बेटी के हस्बैंड है, बीबी फातिमा के हस्बैंड हजरत अली हैं और बीबी फातिमा और हजरत अली के बच्चे जो हैं वो हसन और हुसैन है। तो हसन जो इमाम हसन है वो हजरत माविया के साथ एक ट्रीटी करते हैं कि ठीक है
आप किंग बनना चाहते हो, आप रूलर बनना चाहते हो, यू बिकम द रूलर, बट कुछ कंडीशंस होंगी। व्हाट विल बी द कंडीशंस? तो इमाम हसन ने कुछ 10 जो है वो शर्तें लगाई थी बीच में कि आप जो है वो मेरे नाना की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करोगे। मेरे नाना ने अगर जो इस्लामिक जो टीचिंग्स है उसके अंदर शराब पीने को मना किया गया तो आप शराब नहीं पियोगे। जो इस्लामिक फिलोसॉफीज हैं उनका आप पालन करोगे, जो रूलिंग्स हैं उनका पालन करोगे, और आप जब तक जिंदा हो तब तक आप खलीफा रहो। जब आप डिमाइस कर जाओगे, आप मर जाओगे, तो आपके बाद वापस से खलीफा मैं बन जाऊंगा। ठीक है, आपको बहुत नशा चढ़ा है ना किंग बनने का, आप बन जाओ, लेकिन जब आपकी मौत होगी तो वापस से ये खिलाफत किसको मिल जाएगी? मुझे मिल जाएगी। इस बात पे जनाब माविया साहब ने एग्री कर लिया कि ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं, ये बढ़िया प्लान है कि जब तक एटलीस्ट मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तो मैं रहूं खलीफा, बाद में देखा जाएगा। तो ये हजरत हसन और हजरत माविया के बीच में क्या हो गई? ट्रीटी हो गई। और अब जनाब माविया साहब जो है वो क्या बन गए? खलीफा बन चुके हैं। ठीक है, अब यहां से देखो आपको है ना धीरे धीरे सब गेम समझ में आना शुरू होगा कि ये पूरा सब सीन कैसे चल रहा है। तो अब माविया साहब जो है वो बन गए खलीफा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो 40 हिजरी में खलीफा बने। अब वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रिलीजियस आदमी थे नहीं, थे लेकिन मतलब इन लोगों के लेवल के स्ट्रिक्ट रिलीजियस नहीं थे। तो थोड़ा सा अय्याशी हो गई, थोड़ा मजा हो गया, थोड़ा चलता है सब कुछ टाइप में। लेकिन हजरत हसन ने जो है वो ट्रीटी की थी कि आप कोई भी इस्लामिक कानून तोड़ोगे नहीं, आप गरीब लोगों पे जो है जुल्म नहीं करोगे, गरीब जनता की सेवा करोगे, और जो है शराब वगैरह नहीं पियोगे, और जो दूसरे कंडीशन है उसको सारे को फुलफिल करोगे। लेकिन उसमें से कुछ कंडीशन शायद ये फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो हजरत हसन अभी जिंदा है, तो ही वॉज कीपिंग द आई कि ए भाई, अगर देखो आप कंडीशंस को नहीं मान सकते तो आप गद्दी छोड़ दो, आपको बस मैंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये हुकूमत दी है, आप इस हुकूमत के मालिक हो नहीं। अकॉर्डिंगली लीगली मैं मालिक हूं, क्योंकि मेरे बाप का मर्डर हुआ है, उसके बाद बाप के मर्डर के बाद जनता ने मुझे चुना है, तो मैं हुकूमत का मालिक रहूंगा। आपको नहीं जम रहा है, आप कानून का फॉलो नहीं कर सकते, आप आम जनता के ऊपर जुल्म करोगे, आप आम जनता के ऊपर जो है पूरा मामला गड़बड़ करोगे, तो आप गद्दी से उतरो, ये हुकूमत मुझे चाहिए। तो हजरत माविया को जो है अब ये मामला भी थोड़ा सा कड़वाहट आने लगी कि यार अच्छा खासा हुकूमत चल रही है, बीच में बार बार आके यार सता रहे हो आप, मेरे ऊपर नजर मत रखो। मतलब वो ये चाहते थे कि मेरी कोई निगरानी में मैं नहीं रहूं, मैं आजाद हुकूमत में रहूं, जो मेरा दिल चाहे मैं वो करूं। इस तरीके का कुछ माइंडसेट था। तो अब यहाँ पे फिर एक और जो है हिस्ट्री में एक मिस्ट्री है कि हजरत हसन की जो वाइफ थी, एक वाइफ थी हजरत, अब क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में मल्टीपल मैरिजेस का जो है वो रूल होता था, मतलब चलता था उनमें। तो इनकी एक वाइफ थी, उन्होंने जो है वो इनको जहर दे दिया। इनकी एक वाइफ थी, उनका नाम तो फिलहाल मुझे नहीं याद आ रहा है, बट इनकी एक वाइफ थी जिन्होंने इनको क्या दे दिया? जहर दे दिया। अब यहाँ पे एक जो कुछ इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं वो ये क्लू लगाते हैं, इनको जहर दिया गया 50 हिजरी में। इमाम हसन को जहर कब दिया गया? 50 हिजरी में, 50 मतलब 50 हिजरी में। इनके खलीफा बनने के 10 साल बाद, ये अभी जिंदा है। ये इनकी खिलाफत 40 हिजरी से 60 हिजरी तक रही, 20 साल जो है ये हजरत माविया ने हुकूमत की है। लेकिन अब क्योंकि इमाम हसन जो है कुछ ज्यादा ही निगरानी रख रहे थे, हर बात पे टोक रहे थे और इनको पसंद नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे इस्लामिक हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हजरत माविया ने ही कहीं से कुछ बीच में जो है वो एडजस्टमेंट करके और कुछ पॉलिटिक्स खेल के इनकी एक औरत के साथ शादी करवाई गई, और उस वाइफ को जो है वो कुछ पल्ले जो है वो उसको कुछ भड़काया गया, कुछ दूसरा लालच दिया गया कि हसन को जो है वो मार दो, उसके बाद में अपने बेटे की शादी। इन माविया साहब के एक बेटे थे जिनका नाम था यजीद। यही यजीद जो है वो करबला में इमाम हुसैन के अपोनेंट में है। ये यजीद जो है वो करबला में इमाम हुसैन के अपोनेंट में, अभी वो वहां पे मैं पहुंच रहा हूँ। तो अब ये हो गया कि ये जो माविया साहब है, ये उस वाइफ को, जो इमाम हसन की वो वाइफ है, उनको कुछ लालच दिया गया, कुछ ऐसा किया गया कि भाई आप हसन को मार दो, उसके बाद देखो मैं तो दुनिया का खलीफा हूँ ही, मैं तो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है, धन दौलत पावर सब है, मैं आपकी शादी अपने बेटे यजीद से करवा दूंगा, उसके बाद आपकी तो जिंदगी मस्त हो गई ना। तो हटाओ, वैसे भी ये लोगों के पास है ही क्या, ये लोग खलीफा भी नहीं है और बहुत नॉर्मल से जिंदगी जी रहे, छोड़ो। तो कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि ये जो इमाम हसन की वाइफ थी, इन्होंने इनको जहर दिया और इनका जो है वो फिर शहादत हो गई, यानी ये दुनिया से चले गए 50 हिजरी में। ठीक है, 50 हिजरी में इमाम हसन चले गए, बट अभी भी खलीफा तो वो है। और इमाम हसन की ट्रीटी के अंडर जब तक हजरत माविया जिंदा रहेंगे तब तक खलीफा वो रहेंगे, और उनकी शहादत के बाद, उनकी शहादत या उनकी जो भी वफात है, उनकी जब भी वो मरेंगे
तो उनके बाद जो है वो खलीफा वापस कौन बनना चाहिए? इमाम हसन। लेकिन अब तो इमाम हसन ही नहीं है, तो इन लोगों ने तो ये गेम ही खत्म कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन अभी जिंदा है। इमाम हुसैन बीच में आ जाते हैं। इमाम हुसैन अब कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे बड़े भाई ने आपके साथ ट्रीटी की थी कि आप हुकूमत किसको हैंड ओवर करोगे जब तक आप जिंदा हो, ठीक है, आपके मरने के बाद आपकी हुकूमत वगैरह जो भी है वो सब किसके हाथ में आएगी? इमाम हसन के। अब क्योंकि इमाम हसन नहीं है तो अब उनके बिहाफ पे मैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करूंगा, और आप जब तक जिंदा हुकूमत कर लो, आपके बाद हुकूमत किसको मिलनी चाहिए? मुझे, यानी इमाम हुसैन को। इन्होंने फिलहाल के लिए कहा हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी मिल जाएगी, ये सब मामला हुआ। और 60th हिजरी में जब ये जनाब माविया साहब बीमार हुए और इनको ऐसा लगने लगा कि नाउ आई एम गोइंग टू बी, मतलब अब मेरा कहानी खत्म होने वाला है, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई मेरे बाद आपका खलीफा कौन होगा? यजीद होगा। अब यहीं पे ये जो अलवीस हैं, जो हजरत अली के मानने वाले लोग हैं, जो हजरत अली के इमाम हसन इमाम हुसैन को अपना खलीफा देखना चाहते हैं, वो उनका पारा गर्म हो गया कि यार तुमने हद मचा दी है। अब ये जो शिया ग्रुप था उस वक्त, उन्होंने कहा कि यार आप हजरत अबू बकर के केस में आप लोगों ने पॉलिटिकल किया और विदाउट हैविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोट्स, विदाउट कोई वोटिंग आपने ऑल ऑफ सडन कहीं से खलीफा बना लिया। हमने माना चलो कोई बात नहीं ठीक है। उसके बाद हजरत अबू बकर उमर को भी आपने जो है बिना पॉलिटिकल कोई डेमोक्रेसी के, बिना कोई वोटिंग सिस्टम के, क्योंकि हजरत अबू बकर की विल थी उस पर आपने उनको खलीफा बनाया। हजरत उस्मान को इनके विल पे खलीफा बनाया। फाइनली हजरत अली को वोटिंग से आपने बनवाया। 3 लोगों के बीच में कुछ वोट हुआ था, उसमें हजरत अली को सबसे ज्यादा वोट मिले, तो हम हजरत अली को ही अपना रियल खलीफा मानेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इमाम हसन इमाम हुसैन तो हजरत अली के बच्चे हैं, तो ये भी उनके ही ग्रुप में रहे होंगे। तो अब यहाँ पे वो जो ट्रीटी हुई, वो इमाम हसन तो चले गए, उनको तो शहीद कर दिया गया जहर देके। इमाम हुसैन अभी जिंदा है। अब इमाम हुसैन और उनके ये जो अलवी वाले हजरत अली वाली जो गैंग है वो भड़क गई। कब? 60th हिजरी में, कि भाई ये आप पूरा रूल ब्रेक कर रहे हो। इमाम हसन के साथ आपकी ट्रीटी क्या थी कि आप जो है वो ये सारी हुकूमत हैंड ओवर करोगे अपने मरने के बाद इमाम हसन को। अब क्योंकि इमाम हसन नहीं है तो कोई बात नहीं, इमाम हुसैन है। अब ये जो पूरा हजरत अली वाला गैंग है, जो शिया ने अली अपने आप को कहते थे, शिया मतलब गैंग ग्रुप, तो जो हजरत अली वाला ग्रुप है वो कहते हैं कि नहीं अब ये यजीद कहां से आ गया बीच में, अब माविया खत्म तो फिर इमाम हुसैन को मिलना चाहिए सारा मामला। और लेकिन ये जनाब माविया साहब जो है वो अपने गुजरने से पहले ही अपने बेटी की सेटिंग करके जा रहे हैं कि भाई मेरे बाद कौन हुकूमत में आएगा? यजीद आएगा, मेरा बेटा आएगा। अब रही बात इन यजीद साहब की, तो ये 1 नंबर के जो है वो शराबी हैं, ड्रंकार्ड हैं, ठीक है, 1 नंबर के शराबी हैं, जुआरी हैं और लड़की बाज हैं, और किसी भी इस्लामिक कानून को मानते नहीं है, और जो इस्लामिक रूल्स हैं, जो इस्लामिक रूलिंग से नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं, और मतलब सारी अय्याशी कर रहे हैं। लड़कियां मतलब जो लड़की बाजी होती है वो करते हैं, और शराब पीते हैं, और जिन चीजों को मना किया गया है वो सब करते हैं अपने फायदे के लिए। आम जनता का जब नौबत आती तो मर्डर करवा दे, इस टाइप के मतलब बहुत बढ़िया पर्सन नहीं थे, नेगेटिव पर्सन थे। अब लेकिन बाप हाकिम है और बाप ने अपनी हुकूमत जो है हैंड ओवर की है बेटे को, तो अब बेटे को लग रहा है कि नहीं मेरे बाप, अभी पता नहीं अब इनको पता है या नहीं, लेकिन बेटा तो इस नशे में है कि मेरे बाप की हुकूमत मुझे मिल रही है, कौन सी दिक्कत की बात है। अरे भैया लेकिन वो हुकूमत के आप लायक भी तो नहीं थे ना। वो हुकूमत एक्चुअली कहां से आ रही थी? यहां से आ रही थी। हजरत अली, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, इन लोगों ने जो भी जैसा भी किया काफी संभाला, इस्लामिक कल्चर को काफी बचाया, इस्लामिक रूलिंग्स को, प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को काफी हद तक बचाया, स्पेशली हजरत अली ने। इसीलिए आप इस्लामिक वर्ल्ड में हजरत अली का नाम बहुत सुनोगे, क्योंकि उनकी जो गिविंग बैक है वो बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है। इवन हजरत अली इन सबके एडवाइजर थे, क्योंकि वो इन सबसे बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे फाइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। मैं बोल तो रहा हूँ ना कि जिंदगी के हर पहलू में हजरत अली ने झंडे गाड़े हुए थे। तो ये जो दूसरे खलीफा, पहले दूसरे तीसरे खलीफा है, ये भी हजरत अली को अपना एज अ पर्सनल और स्पेशल एडवाइजर ट्रीट करते थे कि जब कोई मामला नहीं हो पा रहा है तो भाई अली को बुलाओ। तो ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। अब उनकी जो सारी स्मार्टनेस है और इंटेलिजेंस है वो नीचे ट्रांसफर हुई थी उनके बच्चों में। उन्होंने उनको सब टीचिंग दी थी, क्योंकि पुराने टाइम पे स्कूल और कॉलेज का सिस्टम तो होता नहीं था, बाप ही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाता था। तो हजरत अली ने अपना सारा नॉलेज जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद से सीखा था वो सब कुछ हसन हुसैन को सिखाया हुआ था। अब ये भाई साहब जो है वो जनाब माविया साहब के बच्चे हैं, और अब
इनके पास जो भी नॉलेज है बाय डिफॉल्ट वो भी बाप से ही आया होगा, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम नहीं था। तो जो भी इनका नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया कि ये बड़े अय्याश थे, बड़े दारू वारू पीते थे, लौंडियाबाजी करते थे, और मतलब सारे अय्याशी वाले काम, ये नेगेटिव काम करते थे, बहुत ज्यादा बढ़िया इंसान नहीं थे दुनिया में। ठीक है, तो ये जो इमाम हुसैन और ये जो शियाने अली वाला ग्रुप है, इनको इस बात पे एतराज हुआ कि देखो मैं भी अपने भाई की तरह ट्रीटी कर लेता अगर आप बढ़िया इंसान होते तो। आप तो यार खुले हुए शराबी हो, आप खुले हुए रेपिस्ट हो, आप खुले हुए सब कुछ, आपके सारे जो नेगेटिव कारनामे वो खुले हुए, मैं आपको खलीफा वलीफा नहीं कबूल करने वाला। अब क्योंकि इमाम हुसैन इज अ बिग पर्सनैलिटी, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो इमाम हुसैन के पीछे एक बहुत बड़े शिया ग्रुप ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया। अब क्योंकि वो ओपन ड्रिंकिंग वगैरह करते थे, दूसरे काम करते थे, तो जो तो एक दूसरा ग्रुप था वो भी इनको रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा। तो यजीद वाज ट्राइंग कि कुछ हो जाए कि इमाम हुसैन फिलहाल इस पूरे रोल में बहुत बड़ा फेस है, अगर इमाम हुसैन मेरी बैयत कर लेते हैं, बैयत यानी मेरे हाथ पे अपना हाथ रख के ये मान लेते हैं कि यस आई एक्सेप्टेड यू एज अ खलीफा, तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद सारा मामला क्या हो जाएगा, सेट। और क्योंकि इमाम हुसैन अपने पाले में आ गए तो सब लोग आ जाएंगे, लेकिन इमाम हुसैन ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे पाले में नहीं आने वाला हूं, मुझे तुझ जैसे की आदमी की हुकूमत ही नहीं चाहिए। तो यहां पे पूरा एक मामला, ये कब हुआ, 60th हिजरी में। बैटल ऑफ करबला कब हो रही है, 61st हिजरी में, वो भी 60 या 61st हिजरी में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा मामला चल रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 60th हिजरी के बीच में हो क्या रहा था। इसके लिए मुझे आपको मैप पे लेके जाना पड़ेगा, मिडल ईस्ट का जो मैप है मुझे आपको वो दिखा के वहां पे समझाना पड़ेगा कि क्या कैसे पूरा मामला चल रहा था। अब देखो, ये है सऊदी अरेबिया। उस वक्त इस सऊदी अरेबिया को हिजाज कहते थे। सऊदी अरेबिया को क्या कहा जाता था, हिजाज। ठीक है, यहां पे मदीना है जहां पे इमाम हुसैन का घर था, वो रहते थे, और यहां नीचे है मक्का जहां पे हज वगैरह करने सब लोग जाते हैं, खाना है काबा जहां पे। और जब प्रॉफिट मोहम्मद थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के टाइम पे मदीना में दारुल खिलाफा था, यानी जो इस्लामिक हुकूमत की कैपिटल थी वो मदीना में थी। लेकिन जब हजरत अली खलीफा बने तो उन्होंने इस मदीना के दारुल खिलाफा को कूफा में शिफ्ट कर दिया। हियर इज कूफा, कूफा जो है यहाँ है, वो एक शहर है इराक के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे करबला है, ये जो पूरा ट्रेजेडी हुआ है ना करबला वाला, करबला की लोकेशन यहाँ है, वो कूफा से पहले है। ठीक है, और ये माविया साहब जब हाकिम बने और जब इनके हाथ में हुकूमत आई तो इन्होंने कूफा से दारुल हुकूमत शिफ्ट कर दिया शाम में। शाम यानी सीरिया, उस वक्त सीरिया को शाम कहा जाता था। तो द किंग वाज सिटिंग इन द शाम, माविया साहब जो है वो शाम में होते थे। अब वो गुजर गए तो उनके बाद उनका बच्चा जो यजीद किंग बना है वो भी कहाँ है, शाम में। अब इमाम हुसैन मदीना में है। अब उस वक्त जब है मुहर्रम से पहले जिलहिज्जा होता है, मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो मुहर्रम से पहले जिलहिज्जा यानी हज वाला महीना। तो इमाम हुसैन जो है वो मदीने से विद फैमिली, विद एंटायर फैमिली, अपने सारे जो है बीवी बच्चे भाई बहन छोटे बच्चे छोटी बच्चियां, 6 महीने का बच्चा इमाम हुसैन का था, उन सबको लेके वो इस इरादे से मक्का गए कि चलो भैया हज परफॉर्म करते हैं, आगे देखते हैं क्या होना है। तो जब इमाम हुसैन मक्के में हज परफॉर्म कर रहे थे उसी 60th हिजरी में, ठीक है, तो 60th हिजरी में हुआ, 61st में, जी हाँ बरोबर, 61st में करबला हुई है। तो 60th हिजरी का एंड महीना जब आया, जिलहिज्जा जिसको बोलते हैं, उसमें इमाम हुसैन मक्का में गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हज परफॉर्म करने। लेकिन अब इमाम हुसैन को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और बहुत सारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ये नहीं चाहता कि यजीद खलीफा बने, वो यजीद को खिलाफत से उतारना चाहते हैं, क्योंकि सबको उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता है। तो बहुत सारे कूफा वाले लोग जो है वो इमाम हुसैन को लेटर लिखते हैं कि इमाम हुसैन आप है ना कूफा आ जाइए, वी विल प्रोवाइड यू द मिलिट्री सपोर्ट एंड हम जो है वो यजीद के खिलाफ फाइट करेंगे और यजीद को जो है वो नीचे उतार देंगे, और हम लोग आपको दोबारा, हम आपको खलीफा देखना चाहते हैं। तो इमाम हुसैन गॉट द लेटर फ्रॉम द कूफी, कूफा वाले लोगों से। अब वो चाहते थे कि इमाम हुसैन यहाँ पे आए तो हम इनको क्या करें, सपोर्ट करें। लेकिन देयर इज अनदर पर्सन इन ऑल दिस गेम, उस पर्सन का नाम है उमर इब्ने साद। उमर साद उसको कहते हैं, उमर इब्ने साद। ही इज द लॉयल फ्रेंड ऑफ यजीद एंड ही इज वन ऑफ द गवर्नर इन हिज गवर्नमेंट। यजीद के गवर्नमेंट में उमर इब्ने साद नाम का एक आदमी है जो गवर्नर है और यजीद का बड़ा लॉयल है। तो अब यजीद को ये मामला पता चला कि भाई कूफा वाले लोगों ने जो, अब उस टाइम पे माहौल बहुत खराब होता था, हर जगह पे इनके
सीक्रेट जासूस लोग होते थे, क्योंकि सीसीटीवी नहीं था ना, तो ये लोग हर जगह पे अपने सीक्रेट जासूस छोड़ के रखते थे कि कोई इंपॉर्टेंट खबर दे मैं तेरे को पैसा दूंगा। तो कूफा में जो कुछ सीक्रेट जासूस थे यजीद के, उन्होंने यजीद को जाके बता दिया कि भाई कूफा वाले लोगों ने इमाम हुसैन को जो है लेटर लिखा है और वो इमाम हुसैन को बुला रहे हैं, और एक बार इमाम हुसैन यहाँ पे आ गए तो बहुत बड़ी आर्मी लेके फिर आपको मर्डर करने के लिए आएंगे, आपकी हुकूमत खतरे में आएगी। तो यजीद को अब समझ में आ गया कि भाई मामला पूरा क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो यजीद ने जो है वो प्लान बनाया, उमर साद को कूफा में भेजा, और बोला कि कूफा को अंडर कंट्रोल करो, आप जाओ आर्मी लेके जाओ, कूफा के लोगों को अंडर कंट्रोल में लाओ और उनको पूरा निचोड़ के रख दो, उनको दबा के रख दो, किसी के मुंह से आवाज निकलनी नहीं चाहिए, कोई भी अगर कुछ करेगा मर्डर करो, सीधा कोई हमारे खिलाफ बात करे उसको मर्डर करो। तो उमर साद पहुंच गए भैया कूफा, यहाँ पे कत्ले गारत शुरू हो गया, मर्डर करना शुरू हो गया। तो कूफा पब्लिक डर गई क्योंकि अभी हमारा लीडर आया नहीं, इमाम हुसैन अभी तक आया नहीं और यहाँ पे ये मामला शुरू हो चुका है। द मोमेंट इमाम हुसैन गॉट दैट लेटर, तो उस वक्त हज का टाइम आने वाला था, 10th ऑफ जिलिज्जा को जो है वो हज परफॉर्म करना होता है, बट 8th या 9th ऑफ जिलिज्जा को इमाम हुसैन जो है वो मक्का छोड़ के चले गए, उन्होंने हज परफॉर्म नहीं किया, उस ईयर में उन्होंने हज नहीं परफॉर्म किया। 2 दिन बाद हज वाला इवेंट था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये फिलहाल हज परफॉर्म करने से ज्यादा बेटर है कि मैं पहले यजीद को हुकूमत से उतारूं, क्योंकि ये बड़ा ही नीच आदमी है, ये जनता का रेप कर देगा, औरतों की मर्यादा नहीं रखेगा, बच्चों का मान सम्मान नहीं करेगा और गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करेगा, तो पहले इसको गद्दी से हटाना और इस्लामिक वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाना जरूरी है। तो इमाम हुसैन जो है वो फिर यहाँ से रवाना हो गए, अपना हज उधर ही छोड़ दिया। उस ईयर उन्होंने 60th हिजरी वाला जो हज था इमाम हुसैन ने नहीं परफॉर्म किया। अब जिलहिज्जा के बाद आता है मुहर्रम, तो इमाम हुसैन ने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, यहाँ से उनकी पूरी ट्रैवलिंग की मामला शुरू होता है। अब यहाँ पे यजीद को यह भी पता चल गया, मक्का में जो लोग थे यजीद के जो खास सीक्रेट प्रोवाइड करने वाले इंफॉर्मेशन, उन्होंने यहाँ से यजीद को बता दिया कि इमाम हुसैन हैज लेफ्ट द मक्का, और अब ये अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं कूफा की तरफ, और कूफा में जाएंगे और वहां पे एक बार इमाम हुसैन पहुंच गए तो क्या तुम्हारा इब्ने साद और क्या तुम्हारा कोई और, पब्लिक को अपना लीडर दिखेगा, पब्लिक का जोश जाग जाएगा और उसके बाद फिर पब्लिक आपका सब तख्ता पलट कर देगी। तो यजीद ने प्लान बनाया कि यार इमाम हुसैन को कूफा तक पहुंचने ही मत दो, अगर इमाम हुसैन कूफे तक नहीं पहुंचेंगे तो सारा मामला क्या हो जाएगा, अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस यजीद ने क्या किया, अपनी एक बड़ी आर्मी भेजी, उस आर्मी का काम था कि इमाम हुसैन को बीच में जहां भी मिले वहीं रोक दो और उनको बोला वापस घर जाओ। ये आर्मी जो यजीद ने भेजी थी, जो पर्सन उस आर्मी को लीड कर रहा था उसका नाम था हुर, बाद में ये जो हुर है ये इमाम हुसैन के ग्रुप में आ जाता है और साथ में उनके साथ शहीद भी होता है। तो यहाँ पे करबला वाले ग्राउंड पे ये जो हुर होता है इमाम हुसैन को रोक देता है। 2nd ऑफ मुहर्रम को इमाम हुसैन अराइव होते हैं करबला में, यहीं पे हुर इनको मिलता है और इनको रोक देता है और कह देता है कि देखो इमाम साहब ऐसा है कि मैं जो है वो यजीद की हुकूमत में काम करता हूँ, मैं उसका सोल्जर हूँ और मेरे साथ ये आर्मी खड़ी है और मुझे ये हुक्म दिया गया है मेरे बादशाह से यजीद से कि आपको मैं आगे ना जाने दूं, लेकिन आप प्रॉफिट मोहम्मद के जिनके नाम का हम लोग कलमा पढ़ते हैं, आप उनके नवासे हैं, तो मैं आपका भी मान सम्मान करता हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ के प्यार से कह रहा हूँ कि इमाम जी आप यहाँ से चले जाइए, अदरवाइज मुझे हुकूमत के अंदर में प्रेशर में आके कोई सख्त कार्रवाई करनी होगी। 2nd ऑफ मुहर्रम को ये सब मामला हो रहा है, बट इमाम हुसैन ने उससे कहा कि भाई तू परेशान मत हो, तुझे जो ड्यूटी दी गई है तू वो कर, मुझे जो ड्यूटी मेरी तरफ से समझ में आ रही है मैं वो कर रहा हूँ। तो इमाम हुसैन ये चाहते थे कि भाई यहाँ से कूफा में जाया जाए, लेकिन इमाम हुसैन की यहाँ पे घेराबंदी कर दी जाती है। भाई बाद में वो हुर तो जो है वो खुद इमाम हुसैन के इन्फ्लुएंस में आके इमाम हुसैन के साथ ही अटैच हो जाता है, लेकिन अब जब यजीद को पता चलता है कि ये हुर जो है इसने तो साले काला ही पलट लिया, सॉरी मैं किसी का वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये वर्ड्स जो है वो यजीद के मुंह वाली बात कर रहा हूँ कि उसको ऐसा लगा होगा कि यार ये उसने ये वर्ड बोला होगा, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, वो एक अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो यजीद को ये होगा कि यार ये हुर ने तो पूरा अपना मामला ये पलट दिया। तो अब यजीद ने क्या किया, दूसरे जो उसके सोल्जर्स हैं जिनमें अलग अलग नाम है, ठीक है, वो उन सबको भेजा और यहाँ पे इमाम हुसैन को जो है वो घेराबंदी कर दी गई कि इनको आगे मत बढ़ने दो। तो इनका जो पूरा काफिला है साथ में 72 कंपेनियंस है और जो दूसरे लोग हैं उन सबको यहाँ पे घेर के रोक दिया गया 2nd ऑफ मुहर्रम से, और 7th ऑफ मुहर्रम तक इनके साथ बातचीत चलती रही कि क्या भैया यजीद की हुकूमत को मानना है या नहीं मानना है, यजीद की हुकूमत को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। लेकिन इमाम हुसैन का स्टैंड क्लियर था कि भाई ऐसे नेगेटिव आदमी की हुकूमत में नहीं चाहूंगा,
तो 7th ऑफ मुहर्रम तक ये जो पूरा मामला था, ये सब लोग जो है वो इमाम हुसैन को समझा रहे थे कि देखो भाई, आप यजीद की हुकूमत को मान लो, अदरवाइज वो आपको मार देगा, वो किसी की जान की परवाह नहीं करता। अगर लेकिन आपने हुकूमत उसकी, अब इमाम हुसैन को ये लग रहा था कि अगर मैंने इसकी हुकूमत को मान लिया तो मेरे पीछे बहुत सारे गैंग है, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी मान लेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा नेगेटिव आदमी जो है वो इस हुकूमत का मालिक बने। तो इमाम हुसैन ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका मामला, मैं नहीं देख सकता। 7th ऑफ मुहर्रम तक तो बातचीत चल रही थी। 7th ऑफ मुहर्रम को जब यजीद को समझ में आया कि भाई बातचीत से काम नहीं होने वाला है, तो इन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो है वो वाटर ब्लॉकेज कर दो, इनका पानी बंद कर दो, वाटर बंद कर दो। तो जब इनके घर में, इनके साथ में बीवियां हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं और छोटी बच्चियां हैं, जब उनको प्यास लगेगी तो उनकी प्यास को देख के तड़पेंगे तो शायद मामला सेट हो जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन नहीं माने, तो 7th ऑफ मुहर्रम से पानी बंद हो गया। 7, 8, 9 3 दिन तक ये लोग भूखे थे, प्यासे थे, इनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे भी सरवाइव हो रहे थे। फाइनली जो है वो इमाम हुसैन ने इन लोगों को कहा भाई आप क्या चाहते हो, तो ये बोले कि अगर आप हुकूमत नहीं चाहते हो तो हम जंग चाहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि चलो भैया ठीक है, आप जंग चाहते हो तो जंग ही सही, लेट्स हैव द बैटल। और 10th ऑफ मुहर्रम को जो है वो फिर तन बदन की जंग कहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, तन बदन मतलब 1 वर्सेस 1, ये वाली जंग शुरू हो गई। तो अब इमाम हुसैन के साथ जो है वो बहुत सारे उनके कंपेनियन थे, मैं वो शहादतनामा नहीं पढ़ रहा हूँ वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। उसमें बहुत सारे इमाम हुसैन के जो उनके एक बहुत क्लोज ब्रदर हैं हजरत अब्बास, उनके दोनों बाजू जो है वो काट दिए गए। इमाम हुसैन का बड़ा बेटा जो है, इमाम हुसैन के जो बड़े साहबजादे हैं हजरत अली अकबर, उनको मार दिया। मतलब और अब क्योंकि यहाँ पे सीन ये था कि जब इमाम हुसैन ने यहाँ पे ये पूरा मामला किया और बैटल शुरू हुई, बैटल ऑफ करबला शुरू हुई, बैटल ऑफ करबला शुरू हुई, तो अब यहाँ पे 1 वर्सेस 1 की जंग होती थी। अरबों में ये उसूल था कि 1 वर्सेस 1, लेकिन ये जो इमाम हुसैन के कंपेनियंस थे ये सबके सब बनी हाशिम थे। बनी हाशिम यानी हाशिम वाली फैमिली, प्रॉफिट मोहम्मद के घर वाले। और प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को सबको हजरत अली ने पर्सनली सारी ट्रेनिंग्स दी हुई थी, फाइट कैसे करना है, जंग कैसे करनी है, भाला कैसे चलता है, तलवार कैसे चलाई जाती है, ये सारी ट्रेनिंग्स हजरत अली ने खुद अपने बेटे इमाम हुसैन को दी थी। इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को, जिसमें हजरत अली अकबर हैं, अकबर यानी बड़ा, और अली असगर हैं यानी सबसे छोटा वाला, असगर यानी सबसे छोटा वाला, और बीच वाले जो इमाम हुसैन के बेटे हैं उनका वैसे तो नाम फेमस है इमाम सज्जाद नाम से, बट कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनका नाम अली औसत था, औसत यानी मिड वन। तो इमाम हुसैन के ये जो बच्चे थे ये लोग बहुत तेज तर्रार फाइटर्स थे। हजरत अली असगर अभी सिर्फ 6 महीने के हैं, ठीक है, 6 मंथ, ये 6 मंथ के हैं, और हजरत अली अकबर बड़े बेटे हैं, इनकी एज के बारे में मुझे फिलहाल आइडिया नहीं है। हजरत अली औसत जो है ये बीमार है, तो ये फाइट कर नहीं सकते, ये ऑलरेडी किसी कारण से बीमार है, तो बेड रेस्ट पे है। तो हजरत अली अकबर और इमाम हसन के जो ब्रदर हैं हजरत अब्बास, ये सब बड़े बड़े लेवल के फाइटर्स थे। तो जब ये जंग शुरू हुई तो ये जो यजीदी ग्रुप है इनको समझ में आ गया भैया कि इन लोगों के साथ फाइट कर पाना इम्पॉसिबल है, इन लोगों से जीत पाना, भले ये लोग 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। तो इन्होंने रूल्स ब्रेक करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? एक आदमी पे 10-20 आदमी छोड़ दो। हाउएवर अरब जमाने में ये उसूल होता था कि 1 वर्सेस 1 की बैटल होगी, बट फिर इन्होंने रूल्स वगैरह ब्रेक किए, इनह्यूमन तरीके से मारा और इनह्यूमन तरीके से मर्डर किया गया, और मतलब पूरा एक वो जो सिनेरियो है वो उसके बाद आफ्टर मार्थ, यानी ये एक एक करके सबकी शहादत हो गई और इमाम हुसैन को भी जो है वो भूखा प्यासा रख के मर्डर कर दिया गया और बहुत कुछ हो गया। लेकिन इमाम हुसैन लास्ट तक सरेंडर नहीं हुए। इमाम हुसैन ने कहा जो करना है कर लो, मैं नेगेटिव हुकूमत के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, नेगेटिव हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो दिस इज हाउ दिस ऑल हिस्ट्री गोज ऑन, मतलब ये पूरा जो है पूरा दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये पूरी चीजें जो है वो डॉट्स कनेक्ट करके जो है वो समझा पाया कि ये सब कैसे हुआ, यहाँ पे कहां तक ये बात, ये सारा बात जो है इन भाई साहब की लालच और हवस का नतीजा था कि ये जो है इमाम हुसैन जैसी अच्छी पर्सनैलिटी, बट स्टिल यहाँ पे मैसेज बहुत बढ़िया है। इमाम हुसैन की जो पर्सनैलिटी है उनसे मैसेज ये मिलता है कि नेगेटिव हुकूमत कभी कबूल मत करो, कुछ भी हो जाए। नेगेटिव हुकूमत सरेंडर की, नेगेटिव आदमी के सामने सरेंडर होना ही नहीं है। सर कटा लेंगे चलेगा, मगर हम नेगेटिव आदमी के सामने सरेंडर नहीं होंगे। अब वो इनके ऊपर इतना जुल्म किया गया, इनकी बच्ची थी, एक 4 साल की बच्ची थी बीबी सकीना, उनको प्यासा रखा गया, उनके कान से बालियां नोच के निकाला गया कान में, मतलब वो शहादतनामा एक पूरा अलग किस्सा है। 6 महीने के हजरत अली असगर थे,
उनको तक को पानी नहीं दिया गया, उनके भी गले पे जो है वो 3 मुंह वाला तीर मारा गया। और वो पूरी अपनी अपने आप में एक दास्तां है। शहादतनामा अगर वो मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी रोना आएगा, आपको भी रोना आएगा। वो स्टोरी ऐसी कि इन लोगों ने जो किया, इंसानियत को तार तार किया, ये यजीद और यजीद की गैंग ने और यजीद के ग्रुप ने। अब बाय डिफॉल्ट मैं वही कह रहा हूं ना कि इनकी सोशल कंडीशनिंग जिसने भी की थी उसी ने इनको ये सारा मामला सिखाया था। इनकी सोशल कंडीशनिंग जिसने की थी उसने उनको ये बढ़िया वाला अच्छा वाला बिहेवियर सिखाया था कि नेगेटिव हुकूमत नहीं कबूल करनी है, जो हो जाए चलेगा, नेगेटिव आदमी को नहीं मानना है। और अगर मानना भी हो तो सर्टन कंडीशंस के साथ, बहुत सारी रूलिंग्स के अंडर, जो कि इमाम हसन ने किया था कि अगर हम किसी की हुकूमत मानेंगे भी तो बहुत सारी रूलिंग्स के साथ। अगर आप स्टोरी ऑफ करबला को बहुत और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो एक हिस्ट्री की जो बुक है उसका नाम है मक्तल अल हुसैन, शायद जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, मक्तल करबला या मक्तल अल हुसैन, इस तरीके से एक बुक का नाम है। और एक बहुत फेमस ये पूरा करबला वाला मामला होने के बाद आज भी इसीलिए जो लोग हैं वो माउनिंग करते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं कि इमाम हुसैन ने जो है वो इंसानियत के लिए और ये नेगेटिव हुकूमत के सामने वो सरेंडर नहीं हुए और वो इस चीज पे टिके रहे कि नहीं, मेरे नाना का जो मैसेज है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जो मैसेज है कि भाई हर इंसान की आजादी है, तुम्हारी हुकूमत में तुम सबको मर्डर करते हो, तुम औरतों को रेप करते हो, मेरे नाना की हुकूमत के अंदर, मेरे नाना की टीचिंग्स के अंदर ये है कि भाई औरत का अपना एक रिस्पेक्ट है, उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी अपना सम्मान है। अगर आपकी हुकूमत में वो नहीं मिलेगा हम आपकी हुकूमत नहीं मानेंगे। छोटे बच्चों को आप प्यार से डील नहीं कर सकते, हम आपकी हुकूमत नहीं मानेंगे। आप गरीब लोगों की सेवा नहीं कर सकते, हम आपकी हुकूमत नहीं मानेंगे। तो जो भी ऐसी जिद की और जोर जबरदस्ती की हुकूमत है हम उसको नहीं मानेंगे। ये इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देके मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि कुछ भी हो जाए नेगेटिव आदमी की हुकूमत नहीं मानना, और नेगेटिव आदमी अगर जबरदस्ती हुकूमत में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट खड़े होना, उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, जो करना पड़े कर दो, कुर्बानी देनी पड़े दे दो, लेकिन इनके सामने सरेंडर नहीं होना है। तो ये जो है इमाम हुसैन का मैसेज है। अगर आप ये इस चीज को और ज्यादा अच्छे से और एंटरटेनिंग मोड में देखना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी सीरीज है, इस्लामिक सीरीज है, उसका नाम है मुख्तार नामा। एक पर्सन है जो ये पूरा इमाम हुसैन का जो है वो कत्ल होने के बाद में वो उस वक्त जेल में होते हैं, बाद में वो जेल से जब छूटते हैं तो वो ये पूरा यजीद के बाद जो आदमी बनता है, पावर में होता है, उसकी गद्दी पलटते हैं और उन सबको मारते हैं। वो जो लोग इमाम हुसैन के कत्ल में इन्वॉल्व थे उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। मुख्तार नामा नाम की एक सीरीज है, अराउंड 40 एपिसोड्स हैं, तो वो आप देखोगे तो उसमें भी आपको ये पूरा स्टोरी काफी, ये बैटल ऑफ करबला वाला आपको काफी अच्छे से डिटेलिंग मिल जाएगा। और अगर आप हजरत अली की जो है वो लाइफ स्टोरी देखना चाहते हो तो शहीद कूफा नाम से एक और सीरीज है, शहीद कूफा, उसमें हजरत अली का जो है वो पूरा लाइफ बताया गया है कि हजरत अली जब जिंदा थे तो साथ में कितना केओस चल रहा था और कितना बैकग्राउंड में ये सब मामला चल रहा था, हजरत अली का और जनाब माविया साहब का क्या पंगा चल रहा था, ये यहाँ तक की स्टोरी आपको उसमें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इमाम हुसैन साहब का जो मैसेज है वो आप सबको समझ में आया होगा कि उनका अल्टीमेट मैसेज ये था कि नेगेटिव हुकूमत के सामने सरेंडर नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। और आप जो है वो इनका और ज्यादा अगर इंटरेस्टेड हो तो शहादतनामा भी पढ़ सकते हो, लेकिन शहादतनामा जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है, वो पढ़ने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे रोने से, क्योंकि जो जुल्म उनके साथ हुआ है, लेकिन फिर भी वो सारे जुल्म सहने के बाद वो सरेंडर नहीं हुए। उनकी स्पिरिट को सलाम है, उनके उस जज्बे को सलाम है। और आज भी बहुत सारे लोग जो इमाम हुसैन के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं उनका भी स्पिरिट ऐसा ही होता है, वो किसी के आगे सरेंडर नहीं होते, वो नेगेटिव हुकूमत को और जबरदस्ती की जालिम हुकूमत को रिजेक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में मुझसे कहीं कोई गलती हुई है तो भाई वो इंटेंशनल नहीं था। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि अगर मेरे किसी सेंटेंस की किसी भी वर्ड की वजह से आपका दिल दुखा है, आपको बुरा लगा है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ बच्चा हूं। मैंने जो भी स्टडी की है थोड़ी मोड़ी, जैसा मेरे को स्टोरी समझ में आया है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई मामला गड़बड़ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस गलती को कबूल करूंगा और देखूंगा कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। मैं फिर उसके ऊपर स्टडी करूंगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस में फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और इस तरीके का बनाता हूँ वीडियोस। और यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और ऐसे अलग अलग रिलीजन के हिस्टोरिकल वीडियोस भी मैं डालूंगा,
जिसमें बुद्धिज्म भी होगा, जैनिज्म भी होगा, हिंदुइज्म भी होगा, क्रिश्चियनिटी भी होगी, इस्लाम भी होगा, और दूसरी दूसरी फिलोसॉफी, साइंस, मैथ्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर टाइप के वीडियोस में अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए तो गुड बाय। वीडियो में मैं एक बात बताना भूल गया कि हुकूमत की लालच देखी दोस्तों आपने। हुकूमत की लालच, सत्ता की लालच इंसान से क्या करवाती है। 6 महीने के बच्चे पे भी आदमी रहम नहीं करता। 3-4 साल की मासूम बच्ची को भी पानी देने का उसको वो नहीं रह जाता, जब उसको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से मेरी हुकूमत खतरे में है। किसी भी हद तक चला जाता है आदमी। यही इमाम हुसैन का मैसेज है कि अगर करप्ट आदमी हुकूमत में रहेगा तो वो आपके बच्चों पे भी रहम नहीं करेगा। वो आपके 6 महीने के बच्चे पे भी रहम नहीं करेगा अपनी हुकूमत बचाने के लिए। करप्ट आदमी का हुकूमत में होना बहुत खतरे की बात है। हम सब के लिए खतरे की बात है, पूरी जनता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खतरे की बात है। और अगर कोई करप्ट आदमी किसी तरीके से खींचतान के हुकूमत में आ गया है तो उसको वहां से उतारने की कोशिश करो, और हमेशा कोशिश करो कि हुकूमत में कोई ऐसा आदमी आए जो करप्ट नहीं है।